हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू साकार बैच फॉर आईआईटी जैम 2025। सो हम लोग कर रहे हैं सेल बायोलॉजी एंड आज है सेल बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक, दैट इज सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग जब हम जैम की बात करते हैं, सीयूटीपीजी की बात करते हैं, गैट वीक की बात करते हैं या फिर आपके टिफर की बात करते हैं। टिफर में तो कम आती है, सेल सिग्नलिंग नहीं पूछी जाती, लेकिन गैट वी, सीयूटीपीजी और आईआईटी जैम में जरूर पूछी जाती है एंड बहुत डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पैटर्न है, आईआईटी जैम में क्या होता है, जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो आपके सिग्नलिंग में काम करते हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीयूटी पीजी में जब क्वेश्चन आता है तो वो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग वाले में पार्ट में पूछता है। एंड गैट बी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये मॉलिक्यूल है, क्या सिग्नलिंग होगी और ये क्या चीजें हैं, ये किसको एक्टिवेट करता है, ये किसको इनिबिट करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो तीनों एग्जाम्स में आते हैं एंड टिफर में जो है वो कम पूछा जाता है। सो ये एक पैटर्न हमेशा से रहा है। सो हम इन्हीं चीजों को कंबाइन करेंगे और आज के लेक्चर को हम इसी पर फोकस रखेंगे, क्योंकि जो पोर्शन है जो आपका, अगर आप एक सेल सिग्नलिंग अगर आपने कभी पढ़ी होगी और आगे जाके आप मास्टर्स में जब पढ़ोगे तो सेल सिग्नलिंग बहुत इलेबोरेट है। सेल सिग्नलिंग अपने आप में एक खुद सब्जेक्ट है, क्योंकि सेल सिग्नलिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सिग्नलिंग पाथवेज के साथ साथ इम्यूनोलॉजी भी पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग इम्यूनोलॉजी अलग से पढ़ते हैं। सो ये एक पैटर्न है जो डिफरेंट होता है। बैचलर्स में सेल सिग्नलिंग बहुत बेसिक होती है, इसलिए जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी बहुत बेसिक ही पूछी जाती है। सो हम बेसिक पर फोकस करेंगे एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जब नेक्स्ट ईयर आप लोग नेट की तैयारी करेंगे तो सेल सिग्नलिंग को आप एक मेजर पोर्शन में जरूर पढ़ेंगे। एंड नेट में मेजर पोर्शन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाता है। लेकिन मास्टर्स की अगर हम बात करें या मास्टर्स एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। शुरू करेंगे, वेट करते हैं, सब ज्वाइन कर ले, 2 मिनट और वेट करेंगे। उससे पहले किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके शिवांग, ऑल द बेस्ट। प्रणाम जी, प्रणाम। गुड जॉब। चलो, क्वेश्चंस में तो प्रोग्रेस है और क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रोग्रेस है। समझ में आते हैं क्वेश्चंस, गलतियां कम होनी शुरू हुई हैं, वो भी एक पॉइंट है। क्वेश्चन तो ज्यादा सॉल्व कर लोगे, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना कि विद द टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ो गलतियां भी कम होनी चाहिए। गुड। Ma'am, I am zoology fourth semester students. I have no secondary subject like physics, chemistry. Am I eligible for IIT JAM? Yes, you are eligible for IIT JAM. Ma'am, if two plants cell linked by plasmodesmata, then how will they undergo further division? So जब उन्हें divide करना है तो plasmodesmata टूट जाएगा, वो connection टूट जाएगा plasmodesmata का, and they will divide.
बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो गेटेड होता है, जब रिक्वायरमेंट होती है तो ओपन होता है और क्लोज होता है, तो जब नहीं है रिक्वायरमेंट उसको बंद करो और सेल डिवीजन हो जाएगी। चलो आई थिंक ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं क्योंकि सेल सिग्नलिंग कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। सो सबसे पहले सेल साइकिल रेगुलेशन लास्ट में कंप्लीट हो चुका है, सीडी के साइक्लिन्स हो चुके थे। आज हम सेल सिग्नलिंग करेंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल समझाऊंगी, उसके साथ साथ टाइप ऑफ रिसेप्टर्स कराऊंगी और सिग्नलिंग पाथवेज कराऊंगी। तो सबसे पहले ये टर्म जो है सेल सिग्नलिंग, इसका मतलब क्या होता है? सेल सिग्नलिंग जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? सेल सिग्नलिंग एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक जरिया है जिसकी है सेल सिग्नलिंग क्या है? एक जरिया है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी हेल्प से सेल अपने फंक्शंस को तो कंट्रोल करती ही करती है और बाकी जो उसके आसपास की सेल्स है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करती है। तो व्हाट इज सेल सिग्नलिंग? मोड ऑफ कम्युनिकेशन by which cell regulates its regulates its own functions as well as coordinate with other cells. So सेल सिग्नलिंग क्या है? सेल सिग्नलिंग क्या है? एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक जरिया है जिसकी हेल्प से सेल अपने आप को रेगुलेट करती है, अपने फंक्शंस को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है एंड उसके साथ साथ दूसरी सेल्स के साथ कम्युनिकेट भी करती है, कोऑर्डिनेट भी करती है एंड काम करती है, ठीक है। मैम हर यूनिट से कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? इसका कोई आंसर नहीं है, जितने क्वेश्चंस मिल जाए करते जाओ। आपके क्वेश्चंस कितने करने हैं वो डिपेंड करना है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। जब सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे तो एंड हो जाएगा। इसका कोई नहीं कि हमने इतने क्वेश्चन कर लिए तो बस कर दो, नहीं, करते जाओ। प्लीज एक्सप्लेन CDK1 इन ईस्ट। CDK1 क्या है? एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, एक एंजाइम है जिसका नाम CDK1 है। इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, नाम है वो उसका CDK1। तो ये है आपकी सेल सिग्नलिंग। जब हम सेल सिग्नलिंग की बात करते हैं तो सेल सिग्नलिंग किस पर बेस्ड है या क्या प्रिंसिपल है, क्या थ्योरी है जिस पर ये बेस्ड है या सेल सिग्नलिंग काम करती है? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग। प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग। प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग बेस्ड होती है रिसेप्टर लिगेंड इंटरैक्शन पर। सेल सिग्नलिंग बेस्ड है रिसेप्टर लिगेंड इंटरैक्शंस पर। अब ये रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एक प्रोटीन है जो सिग्नल को रिसीव करता है। व्हाट इज रिसेप्टर? प्रोटीन, a protein that receives a signal। सिग्नल को रिसीव करने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला जो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, उसे रिसेप्टर कहते हैं। एंड ये लीगेंड क्या है? लीगेंड एक्चुअली आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। लीगेंड आपका एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। तो होता क्या है? एक रिसेप्टर होता है,
रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर पर एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है, रिसेप्टर पर एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है एंड जैसे ही रिसेप्टर को अपना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मिलता है तो आपका जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। रिसेप्टर को अपना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मिला, रिसेप्टर एक्टिव हो गया। रिसेप्टर जब एक्टिव हो जाता है तो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स चलाता है। ये क्या करता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स चलाता है, जिसके बाद एक फाइनल रिस्पॉन्स आता है, जिसके बाद सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अगेंस्ट या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स आता है। रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद जब स्टेप्स फॉलो होते हैं तो उनमें दोबारा से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। और ये रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के बाद जो पूरा प्रोसेस चला है इसे कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसे कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। सो क्या प्रिंसिपल है, क्या बेसिस है, कैसे सेल सिग्नलिंग चलती है? तो सेल सिग्नलिंग चलती है रिसेप्टर लिगेंड इंटरैक्शन पर। रिसेप्टर एक प्रोटीन है, एक मॉलिक्यूल है जो सिग्नल को रिसीव करता है। लिगेंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। तो रिसेप्टर पर उसका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये कुछ नए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनवाता है, जिन्हें हम सेकेंडरी मैसेंजर्स कहते हैं। एंड ये सिग्नलिंग मैसेंजर्स जो हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स जो हैं, ये काम करते हैं और अल्टीमेटली एक फाइनल रिस्पॉन्स लेके आते हैं। और रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद से फाइनल रिस्पॉन्स तक के बीच में जो सारा काम किया गया है उसे कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स की, तो सेकेंडरी मैसेंजर्स जो हैं या आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कह देते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स ना कह के हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं या लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। लिगेंड्स आपके या तो गैसेस होते हैं या फिर सॉलिड होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या तो आपके गैसेस होते हैं या फिर सॉलिड्स होते हैं। गैसेस जो होती हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कुछ गैसेस हैं जो एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करती हैं। एंड सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं और हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं। हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं और हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं। हाइड्रोफोबिक का एग्जाम्पल है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, विटामिन डी, रेटिनॉइड्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सॉलिड लिगेंड्स के। और हाइड्रोफिलिक का एग्जाम्पल है IP3 कैल्शियम। हम लिगेंड्स जो है या हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। सॉलिड जो है वो हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं और हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं। हाइड्रोफोबिक का एग्जांपल है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, विटामिन डी, रेटिनॉइड्स। और हाइड्रोफिलिक का एग्जांपल है IP3 कैल्शियम। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो आपने पूछा है, सेकेंडरी सिग्नलिंग वापस बताना, सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, ठीक है। रिसेप्टर देखो, सबसे पहला जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है, सबसे पहला जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर। सबसे पहले जो सिग्नल आता है उसे कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर। रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन्हें सेकेंडरी मैसेंजर्स कहते हैं। पहला वाला प्राइमरी, उसके बाद एक्टिवेशन के बाद जो सारे बनते हैं उनको सेकेंडरी मैसेंजर्स कहते हैं।
टाइप ऑफ लिगेंड्स हो गया, तो एक बार टाइप ऑफ सिग्नलिंग भी देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज टाइप ऑफ सिग्नलिंग. तो सबसे पहले हमारे पास है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. सेल सिग्नलिंग सबसे पहले हमारे पास है ऑटोक्राइन. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ. तो जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल खुद की ही सेल पर इफेक्ट लाने लग जाए, खुद की ही सेल पर जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल खुद की ही सेल पर इफेक्ट लाए उसे कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. व्हेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल affects its own सेल, जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल खुद की ही सेल पर इफेक्ट लाए उसे कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. जिसका एग्जाम्पल है कैंसर सेल, जिसका एग्जाम्पल है कैंसर सेल. तो कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल क्या होती है, जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करती है, जो डिवाइड करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है. और आपने कल वाली सेल सिग्नलिंग में देखा है, कल वाली सेल साइकिल में देखा है, अगर सेल को डिवाइड करना है तो उसको ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, है ना. अगर जीवन से एस की तरफ जाना है तो उसे ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, तो ही वो डिवाइड कर सकती है. वही चीज यहां पर होती है. कैंसर सेल ग्रोथ फैक्टर्स बनाती है जो खुद की ही सेल डिवीजन कराती है, खुद की ही सेल को डिवाइड करा रही होती है, जिसे कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. कैंसर सेल्स प्रोड्यूस growth factors that promote its own growth. यार बेटर है सेल डिवीजन कर लेती हूं ताकि याद रहे. ऑन सेल डिवीजन खुद के लिए ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनाती है जो खुद की ही सेल को डिवाइड कराती है. उसके बाद नेक्स्ट है जस्टाक्राइन सिग्नलिंग. नेक्स्ट सिग्नलिंग है जस्टाक्राइन सिग्नलिंग. जस्टाक्राइन सिग्नलिंग में दो सेल्स को बहुत पास होना चाहिए तभी सेल सिग्नलिंग चलती है. सेल signaling that occurs between two very close cells. बहुत पास या बहुत क्लोज कांटेक्ट में जो सेल्स हैं और उनके बीच में जो सिग्नलिंग चलती है उसे कहते हैं जस्टाक्राइन. जैसे कि आपके साइनैप्स पर होने वाली जो सिग्नलिंग है वो जस्टाक्राइन सिग्नलिंग है. नेक्स्ट है एंडोक्राइन. एंडोक्राइन सिग्नलिंग एक ऐसी सिग्नलिंग जिसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पास करता है. क्या है? सेल सिग्नलिंग इन विच signaling molecule passes through blood stream. जैसे कि आपके हॉर्मोन्स की जो सिग्नलिंग है वो कौन सी है? एंडोक्राइन सिग्नलिंग है. एग्जाम्पल हॉर्मोन्स. नेक्स्ट पॉइंट पैराक्राइन.
पैराक्राइन सिग्नलिंग नेबरिंग सेल्स के बीच में होती है, सिग्नलिंग बिटवीन नेबरिंग सेल, सेल सिग्नलिंग बिटवीन नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग सेल्स के बीच में जो सिग्नलिंग है उसे कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग, जिसका एग्जाम्पल है नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग। एग्जाम्पल नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, एक सेल नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और दूसरी सेल उसका रिस्पॉन्स लाती है, इसलिए इसको कहते हैं आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग 4 टाइप की, ऑटोक्राइन, सेल्फ सेल जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बना रही है उसी सेल पर इफेक्ट डाल रहा है, उसे कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जैसे कि कैंसर सेल, कैंसर सेल्स अपने लिए खुद ग्रोथ फैक्टर्स बनाती हैं जो उसकी खुद की ग्रोथ कराते हैं। जस्टाकाइन में एक ऐसी सिग्नलिंग जिसमें दोनों सेल्स को बहुत पास होना चाहिए, क्लोज कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, जैसे कि साइनैप्स पर जो सिग्नलिंग चलती है। एंडोक्राइन में जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पास करता है उसे कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जैसे कि हार्मोन्स। पैराक्राइन सिग्नलिंग एक ऐसी सेल सिग्नलिंग जिसमें नेबरिंग सेल्स के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसे कहते हैं पैराक्राइन, जैसे कि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग। सो ये है आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर जो हैं वो 2 टाइप के हैं। सबसे पहले है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स एंड दूसरा है सेल सरफेस रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स और सेल सरफेस रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर मतलब इंट्रा मीन्स इनसाइड, ऐसे रिसेप्टर्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, तो ऐसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अपोजिट सेल सरफेस रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट, रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल। कुछ ऐसे रिसेप्टर जो सेल के सरफेस पर होते हैं उन्हें कहते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ के आए हो, ट्रांसपोर्ट भी पढ़ के आए हो, और ट्रांसपोर्ट में क्या समझाया था, कौन से मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, जो स्मॉल और हाइड्रोफोबिक होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर स्मॉल है, हाइड्रोफोबिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकता है, तो उसका रिसेप्टर सेल के अंदर रख दो, क्या फर्क पड़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर तक तो आ ही जाएगा। तो स्पेसिफिकली इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, किसके लिए होते हैं, स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके जो रिसेप्टर हैं वो सेल के अंदर होते हैं। अब मैंने एग्जांपल में क्या करा था, आपकी जो गैसेस हैं वो बहुत आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, तो गैसेस के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सेल के अंदर। हाइड्रोफोबिक मैसेंजर्स अभी करा के आई हूँ, डायसाइल ग्लिसरॉल है, उसके बाद विटामिन डी है, रेटिनॉइड्स हैं, इन सब के रिसेप्टर्स कहाँ हैं, सेल के अंदर। वहीं पर सेल सरफेस पर वही जो क्रॉस नहीं कर सकता, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर तक नहीं जा सकता, जो लार्ज साइज के हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, उनके लिए रिसेप्टर सेल के सरफेस पर ही होता है, लार्ज
हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, लार्ज हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं सेल के सरफेस के ऊपर, ताकि ये, क्योंकि ये आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते तो इनकी हेल्प के लिए उनको बाहर ही रख देते हैं कि ठीक है, दिस इज योर रिसेप्टर एंड यू कैन इजीली एक्सेस इट। सो क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले स्टार्ट करी कि ये हमारी सेल सिग्नलिंग होती क्या है। तो सेल सिग्नलिंग क्या है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी हेल्प से जो सेल है अपने फंक्शंस को रेगुलेट करती है और उसके साथ साथ दूसरी सेल्स के साथ कम्युनिकेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है। प्रिंसिपल क्या है सेल सिग्नलिंग का, रिसेप्टर लिगेंड इंटरैक्शन। रिसेप्टर क्या है, एक ऐसा प्रोटीन जिसको सिग्नल मिलता है। लिगेंड क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो रिसेप्टर पर लिगेंड आता है और सबसे पहला सिग्नल जो आता है उसे प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। रिसेप्टर पर जब लिगेंड आता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद बहुत सारे नए मैसेंजर्स बनते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन्हें सेकेंडरी मैसेंजर्स कहते हैं, और एक फाइनल रिस्पॉन्स आता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद से फाइनल रिस्पॉन्स तक का, उसे कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। लिगेंड्स जो होते हैं वो गैसेस हो सकते हैं, सॉलिड्स हो सकते हैं। गैसेस की जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। सॉलिड्स में हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं, हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक डायसाइल ग्लिसरॉल, विटामिन डी रेटिनॉइड्स, हाइड्रोफिलिक IP3 कैल्शियम। टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन, जब खुद की सेल पर इफेक्ट डाल देगा तो वो ऑटोक्राइन, जैसे कि कैंसर सेल्स ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं जो उसकी खुद की सेल डिवीजन करा रहे होते हैं। जस्टाक्राइन, दो सेल्स के बीच में अगर बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट है, जैसे कि साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है उसे साइनैप्स कहते हैं। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे साइनैप्स बताना पड़ेगा, बहुत बेसिक है, सबसे पहले जब न्यूरॉन्स पढ़ाए जाते हैं तभी बता दिया जाता है। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे साइनैप्स कहते हैं। एंड इवन अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है, मेरे स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स देखे हैं, तो वहां पर भी मैंने साइनैप्स कराया है। एंडोक्राइन, ऐसी सेल सिग्नलिंग जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पास होता है, जैसे कि हार्मोन। पैराक्राइन सिग्नलिंग नेबरिंग सेल्स के बीच में, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल के अंदर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इनका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल छोटा है, हाइड्रोफोबिक है, आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और अंदर तक आ सकता है। सेल सरफेस रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो सेल के सरफेस पर होते हैं, जैसे कि लार्ज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, लार्ज हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते, उनके लिए आसान करने के लिए जो इनका रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है। वो सेल के सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है। ये है प्रिंसिपल, सेंडर सेल जिसने बनाया है, टारगेट सेल जिसने रिसीव किया है, रिसेप्टर लिगेंड का इंटरैक्शन हुआ, सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ, रिसेप्टर पर लिगेंड लगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ और रिस्पॉन्स आया। उसके बाद नेक्स्ट ऑटोक्राइन खुद की सेल पर, पैराक्राइन आसपास वाली सेल पर, एंडोक्राइन ब्लड वेसल्स के थ्रू, दैट इज ब्लड के थ्रू मूव कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, करा दिया, एक सेकेंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हो गए, यहां तक हो गया, बताओ क्लियर है? जितना कराया उतना क्लियर है? पूछिए, डाउट्स पूछिए प्लीज। सेकेंडरी सिग्नलिंग जनरेट्स आफ्टर फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑलरेडी बाइंड टू रिसेप्टर, यस। पहला वाला प्राइमरी होता है, पहले आने वाला प्राइमरी, उसके बाद जो बनेंगे वो सारे सेकेंडरी।
इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब क्या होता है, इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल के, तो ऐसा रिसेप्टर जो सेल के अंदर होता है उसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। और इसका रिसेप्टर अंदर ही क्यों है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल है, हाइड्रोफोबिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करके सेल के अंदर तक आ सकते हैं, तो इनके रिसेप्टर को सेल के अंदर रख दिया। कहां पड़ा है सिनक्राइन, कहां पड़ा है सिनक्राइन, पहले ये बताओ किस कंटेक्स्ट में पढ़ा था, कहां पढ़ा था वो बताओ। हाँ कह सकते हो, रिले रेस जैसा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो पढ़ना है, तो सबसे पहले हमारे पास है सेल सरफेस रिसेप्टर के कुछ टाइप्स। सेल सरफेस रिसेप्टर के कुछ टाइप्स, सबसे पहले है आपका जीपीसीआरस, दूसरा है एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स, दूसरा है एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स, एंड लास्ट वन है आपका आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर, आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर। जीपीसीआर क्या है, जीपीसीआर है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। मैम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है क्या, हाँ जी करता है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। कपल्ड वर्ड का मीनिंग बहुत बार बताया है, कपल्ड का मतलब क्या समझाया था, पेयर्ड। कपल्ड रिसेप्टर तो एक ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है। क्या है जीपीसीआर, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद जी प्रोटीन, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद जी प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या है, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। तो जीपीसीआर क्या है, सबसे पहला सेल सरफेस रिसेप्टर है जो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एक ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन से जुड़ा होता है, और जी प्रोटीन क्या है, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर क्या है, एक ऐसा रिसेप्टर जिसके पास या तो खुद एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो या फिर किसी एंजाइम से एसोसिएट करता हो। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर that has its own enzymatic activity, or associates with a receptor, रिसेप्टर कह रही हूं, विद अ एंजाइम, या तो खुद एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखे या किसी दूसरे एंजाइम से जुड़ा रहे, कनेक्टेड रहे, उसे कहते हैं एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर, एक ऐसा रिसेप्टर जो किसी आयन चैनल से एसोसिएटेड है। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद
receptor associated with an ion channel. रिसेप्टर एसोसिएटेड विद आयन चैनल. क्या किसी को आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर का एग्जांपल याद आ रहा है? मैंने कराया है, बट जब मैंने कराया था तो नाम आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर नहीं बताया था. ठीक है, रिसेप्टर वाला नहीं बताया था कि ये आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर है, लेकिन इसका एग्जांपल मैंने एक बार अपने उसमें कराया है. किसी को याद आ रहा है, ये किसी को गेस हो पा रहा है कि ये क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल कौन सा कराया होगा मैंने, या कभी क्या कराया है? आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर. सोडियम पोटेशियम एटीपीएज में कौन सा रिसेप्टर था? कैल्शियम वोल्टेज गेट. सोडियम पोटेशियम जिन्होंने बोला है, दास ने बोला है, यहां पर कौन सा वो था, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था? नाम बताओ मुझे. कैल्शियम साइनैप्स में एक्शन पोटेंशियल. कैल्शियम साइनैप्स में एक्शन पोटेंशियल, वहां पर कोई रिसेप्टर तो नहीं था. कैल्शियम वाले केस में जब साइनैप्स, कैल्शियम जब आ रहा था तो वहां पर कौन सा रिसेप्टर काम कर रहा था? कोई रिसेप्टर थोड़ी था. ट्रांसमीटर गेटेड. ओके, ऑलमोस्ट कह सकते हैं मुनीषा. यस, ट्रांसमीटर गेटेड कह सकते हो. लिगेंड गेटेड आयन चैनल. नाम क्या, नाम घुमा रहे हो? नाम नहीं घुमाना है, एग्जाम्पल बताओ. एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर, इसका एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर. कराया है, इसका एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर. कराया था. एसिटाइल कोलिन जब अपने रिसेप्टर पर लग रहा था तो रिसेप्टर आयन चैनल, सोडियम चैनल्स को ओपन कर रहा था. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स एंड एग्जाम्पल ऑफ आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर. सेल सरफेस रिसेप्टर के 3 टाइप, जीपीसीआर, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर और आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर. तो सबसे पहले जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एक ऐसा रिसेप्टर जो किसी जी प्रोटीन के साथ, दैट इज जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है. एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर, एक ऐसा रिसेप्टर जिसके पास या तो खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो या फिर किसी और एंजाइम के साथ जुड़ता हो. आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर, एक ऐसा रिसेप्टर जो किसी आयन चैनल से जुड़ा है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर. शुरू करते हैं. जीपीसीआर से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम भी जीपीसीआर पे पहले पहले काम करते हैं. जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, दैट इज जीपीसीआर. सबसे पहले इस रिसेप्टर को अगर आप देखेंगे, कौन सा रिसेप्टर है? सेल सरफेस का रिसेप्टर है. तो सबसे पहले अगर आप इस जीपीसीआर को देखेंगे तो ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और वो भी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है. 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखवाया था, दैट इज सर्पेंटाइन है. 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जीपीसीआर को बनाते हैं.
तो ये क्या है, ये आपका एक GPCR है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, और ये एसोसिएटेड रहता है जी प्रोटीन के साथ। तो क्वेश्चन सबसे पहले इसी पे आता है कि GPCR जो है वो कितनी बार मेम्ब्रेन को स्पैन करता है, 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को स्पैन करता है, या फिर कितने अल्फा हेलिकल रीजन है, 7 अल्फा हेलिकल रीजन इसके पास होते हैं। एंड ये है हमारा GPCR जो कि एसोसिएटेड रहता है जी प्रोटीन के साथ। तो जी प्रोटीन्स, GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स बहुत बार कराए हैं, तो हर बार ये चीज समझाई है, जब जी प्रोटीन GTP से जुड़ा होता है तो एक्टिव होता है, और जब जी प्रोटीन GDP से जुड़ा होता है तो इनएक्टिव होता है। बहुत बार समझाई थी ये बात। तो GTP से GDP में कन्वर्ट करने का काम करता है GTPase, एंड GDP से GTP तक लाने का काम करता है जेफ। कराया हुआ ये प्रोटीन ट्रैफिकिंग में बहुत बार कि जो आपका जी प्रोटीन है जब वो GTP से जुड़ता है तो एक्टिव होता है, और GDP से जुड़ा होता है तो इनएक्टिव होता है। GTP से GDP में कन्वर्ट करने का काम GTPase करता है, और GDP से GTP में कन्वर्ट करने का काम जेफ करता है। कराया है ये बहुत बार। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये रहा आपका GPCR। GPCR पर आया उसका सिग्नल, GPCR पर आया उसका सिग्नल, जिसकी वजह से GPCR हुआ एक्टिव। GPCR हुआ एक्टिव, ठीक है। GPCR जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये जेफ की तरह काम करता है, वर्क्स एज जेफ। किसकी तरह काम करता है, जेफ की तरह, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। और मैंने ये सबको कराया हुआ है कि जेफ क्या होता है। और ये है आपका जी प्रोटीन जो जुड़ा है GDP से। इसकी 3 यूनिट है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा, गामा। तो क्या हुआ, जेफ वाला काम हुआ, जेफ वाला काम होता है तो GDP बाहर, GTP अंदर, GTP बाहर, GDP अंदर। तो क्या होता है, जी अल्फा अलग हो जाती है और GTP से जुड़ जाती है, और जी बीटा गामा अलग हो जाती हैं। ध्यान से देख लो कि सिग्नलिंग शुरू कैसे हुई। सबसे पहले GPCR है, GPCR पर सिग्नल आया, GPCR पर जब सिग्नल आता है तो GPCR एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये जेफ की तरह काम करता है, और जेफ का काम क्या होता है, GDP को निकालना, GTP को ऐड करना। तो यही काम किया आपके GPCR ने। इसने जी प्रोटीन से GDP को निकाला, GTP को ऐड किया। जी प्रोटीन की 3 यूनिट है, अल्फा, बीटा, गामा। जब उस पर GDP लगा है, तो अल्फा, बीटा, गामा एक साथ रहती हैं। GTP जब लग जाता है, अल्फा अलग हो जाती है और बीटा, गामा अलग हो जाती है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। चलो, तो आपके जो जी प्रोटीन है, जो आपका जी प्रोटीन है उसके 4 टाइप हैं। जी प्रोटीन के 4 टाइप होते हैं, GS, GI, GQ एंड G1213।
जो आपके जी प्रोटीन है उसके 4 टाइप हैं, GS, GI, GQ, G12, 13। तो इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम GS से शुरू करते हैं। GS जब टूटेगा, GS जब टूटेगा, अल्फा बीटा गामा जब अलग होंगी, तो हमारे पास क्या आएगा? एक आएगा हमारे पास G बीटा गामा S और एक आएगा G अल्फा S। काम कौन करता है? अल्फा यूनिट जो है वो काम करती है, अल्फा यूनिट जो है काम करती है। तो G अल्फा S आ गया, G अल्फा S जाता है, S का मतलब क्या है? स्टिमुलेट, स्टिमुलेट। S का मतलब क्या है? स्टिमुलेट या फिर एक्टिवेट। तो G अल्फा S क्या करता है? ये जाके एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को, ये जाके एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज एक एंजाइम है, एडिनाइल साइक्लेज एक एंजाइम है जो आपके ATP को कन्वर्ट करता है CAMP में, दैट इज साइक्लिक AMP। ध्यान से सुन लो, करना क्या है? जो सीरीज है सबको याद होना चाहिए, G अल्फा S क्या करती है? एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। और जो सीक्वेंस है पाथवे का, पहले G अल्फा S आएगा, फिर एडिनाइल साइक्लेज आएगा, फिर CAMP आएगा, फिर आगे कैसे कैसे सिग्नलिंग चलेंगी, सारे पाथवे गिन के 4 पाथवे हैं, चारों के चारों याद हो जाने चाहिए, क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे हर बार बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा, वो लास्ट में बताती हूँ, पहले फटाफट कंप्लीट करते हैं क्योंकि टाइम कम है। फटाफट कंप्लीट करते हैं, जैसे लास्ट में हर बार बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर बता देती हूँ। साइक्लिक AMP जाता है और एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज A को, ये जाता है और प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज A फाइनल रिस्पॉन्स लाता है, जैसे कि बहुत सारे रिस्पॉन्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जब सिग्नलिंग शुरू होती है, जिसमें से एक है जीन ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें से एक है जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले क्या होता है? नॉर्मल सिग्नलिंग है, GPCR एक्टिवेट होगा। भाई मैंने यहां से GS लिखा है, उसके ऊपर वाली अपने आप समझ जाना। GPCR पर लिगेंड आया, उसने GDP लगाया और उसकी वजह से GS जो है वो टूट गई, अल्फा अलग हो गई और बीटा गामा अलग हो गई। G अल्फा S जाती है, एक्टिवेट करती है एडिनाइल साइक्लेज को, एडिनाइल साइक्लेज ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देता है, CAMP आगे जाके प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन काइनेज A फाइनल रिस्पॉन्स लाता है, जैसे कुछ जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। नेक्स्ट है GI। तो ऑब्वियसली जब GI टूटेगी तो ये टूटेगी G अल्फा I और G बीटा गामा I में। I मतलब क्या है? इनिबिट। I वर्ड का मतलब क्या है? इनिबिट। ये इनिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेज को, ये इनिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। देखो जब एडिनाइल साइक्लेज काम कर रहा था तो CAMP आ रहा था, जब एडिनाइल साइक्लेज काम कर रहा था तो CAMP आ रहा था। एडिनाइल साइक्लेज काम नहीं करेगा तो CAMP कम हो जाएगा। CAMP कम होता है तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स करती हैं, तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स करती हैं। तो एक काम क्या कराता है? जब CAMP को कम कराता है तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स करती हैं। जब बीटा गामा होते हैं ये पोटेशियम चैनल्स को ओपन करती हैं, पोटेशियम चैनल्स जब ओपन होते हैं तो उसकी वजह से भी स्मूथ मसल्स रिलैक्स करती हैं, उसकी वजह से भी स्मूथ मसल्स रिलैक्स करती हैं। तो G अल्फा I क्या करता है? इनिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेज को, जिसकी वजह से CAMP कम होगा, CAMP कम होगा तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगी। एंड उधर बीटा गामा भी पोटेशियम चैनल्स को ओपन करता है ताकि स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएं। एक सेकंड रुक जाओ। नेक्स्ट है G अल्फा Q।
जी अल्फा क्यू, जी अल्फा क्यू जाके एक्टिवेट करता है फोस्फोलाइपेज सी बीटा को, ये जाके एक्टिवेट करता है फोस्फोलाइपेज सी बीटा को। फोस्फोलाइपेज है मतलब फोस्फोलिपिड को तोड़ता है। क्या करता है? फोस्फोलाइपेज है तो फोस्फोलिपिड को तोड़ता है। कौन से फोस्फोलिपिड को तोड़ता है? ये तोड़ता है PIP2 को, दैट इज फॉस्फाटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट। जी अल्फा क्यू क्या करता है? एक्टिवेट करता है फोस्फोलाइपेज सी बीटा को। फोस्फोलाइपेज सी बीटा PIP2 पर, दैट इज फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फाटिडाइल इनोसिटॉल बताया था जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो फॉस्फाटिडाइल इनोसिटॉल एक फॉस्फोलिपिड है। उस फॉस्फोलिपिड पे 2 फॉस्फेट लगे हैं 4 और 5 पोजीशन पर। इस PIP2 पर अटैक करता है फोस्फोलाइपेज सी बीटा और इसको तोड़ता है IP3 और डैग में। आ गए सेकेंडरी मैसेंजर्स, IP3 और डैग। IP3 क्या है? डैग करा चुकी हूं, डैग इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल, डैग है डाइएसाइल ग्लिसरॉल और IP3 है इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। बेटा दोनों केसेस में ही स्मूथ मसल रिलैक्स करेंगी, है तो एक ही जी के पार्ट ना, एक ही जी प्रोटीन के पार्ट है तो दोनों सेम काम करा रहे हैं। है तो एक ही पार्ट ना, तरीका अलग अलग है पर है तो एक ही पार्ट ना, मिलजुल कर काम करा रहे हैं। IP3 और डैग बन गए तो क्या करता है? PIP2 कहां पर होगा? PIP2 क्योंकि हमारा फॉस्फोलिपिड है तो मेम्ब्रेन पर होगा। सिंपल सी बात है भाई, फॉस्फोलिपिड है तो मेम्ब्रेन पर होगा। जब ये IP3 में टूटता है तो ये IP3 बहुत होशियार है। IP3 कैसा था? हाइड्रोफिलिक। कैसा था? हाइड्रोफिलिक। तो ये क्या करता है? मूव्स टू साइटोप्लाज्म, ये मेम्ब्रेन को छोड़ता है और साइटोप्लाज्म में आ जाता है, वहां पर जाता है और ER पर रुक जाता है। ER पर ओपन करता है, ER पर ओपन करता है IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स एट ER। बहुत ही होशियार है, साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म से ER तक पहुंचता है और ER पर प्रेजेंट है IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स। आपका ER क्या है? स्टोर हाउस है कैल्शियम का, स्टोर हाउस है कैल्शियम का। तो चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम एंटर करता है साइटोप्लाज्म में फ्रॉम ER। कैल्शियम भी चैनल ओपन होते ही ER को छोड़ता है और साइटोप्लाज्म में आ जाता है, एंड जब ये आता है तो इसकी वजह से होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। डैग, डैग कहां पर रहता है? डैग है आलसी बच्चा, डैग है आलसी बच्चा, हाइड्रोफोबिक है, मेम्ब्रेन पर ही रह जाता है, मेम्ब्रेन पर ही रह जाता है, मेम्ब्रेन पर ही रह जाता है। मेम्ब्रेन पर उसके साथ होते हैं फॉस्फाटिडाइल सीरीन, पढ़ाया था, फॉस्फाटिडाइल सीरीन भी पढ़ाया है। डैग के साथ मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है फॉस्फाटिडाइल सीरीन, तो यहां पर हेल्प करता है कैल्शियम। इतना आलसी है कि कुछ भी अकेले नहीं करना। क्या करता है? कैल्शियम भेजता है, कैल्शियम सेंस प्रोटीन काइनेज C टू मेम्ब्रेन। कैल्शियम क्या करता है? प्रोटीन काइनेज C को मेम्ब्रेन पर भेजता है, जहां पर, जिसकी वजह से फॉस्फाटिडाइल सीरीन डैग एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज C को, प्रोटीन काइनेज C को, और फिर फाइनल रिस्पॉन्स आते हैं। इसमें भी एक रिस्पॉन्स जीन ट्रांसक्रिप्शन ही है। एग्जाम्पल
जीन ट्रांसक्रिप्शन। पहले वाले में पूछ रहे थे कि दोनों मसल कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, हाँ करा रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब दोनों एक ही यूनिट है फिर भी अलग अलग काम करा रहे हैं। तो सिग्नलिंग इज नॉट, पहले तो ये चीज समझ लो, सिग्नलिंग सीधी नहीं है, ठीक है। जैसे हमें बोलते हैं ना, सिग्नलिंग बहुत टेढ़ी चीज है, ठीक है। कोई भी कहीं से भी शुरू हो रहा है, कहीं पर भी खत्म हो रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, रोड सिस्टम है, हाईवे सिस्टम है आपकी कंट्री का। कोई भी हाईवे कहीं पर भी शुरू हो रहा है, कहीं पर भी कनेक्ट कर रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, उसी हाईवे को इमेजिन करो। आपकी पूरी कंट्री के हाईवे सिस्टम इज रिप्रेजेंटिंग द सेल सिग्नलिंग। हाईवे कहीं पर शुरू हो रहा है, कहीं पर कनेक्ट हो रहा है, कहीं पर टर्मिनेट कर रहा है, कहीं पर दोबारा शुरू हो रहा है, उसी तरीके से सेल सिग्नलिंग चलती है। कहीं पर शुरू हो रही है, कहीं पर किसी और चीज पर रुक रही है, फिर दोबारा शुरू हो रही है, फिर कहीं और शुरू हो रही है, दैट रिप्रेजेंट सेल सिग्नलिंग। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जितना आपकी कंट्री के नेशनल हाईवे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। तो जितना सीधा सीधा पढ़ा रही हूं उतना सीधा सीधा कर लो, क्योंकि आपके में अभी कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट नहीं है, बहुत बेसिक पार्ट है, बहुत बेसिक कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेट करोगे तो और परेशान हो जाओगे, तो इसी तरीके से करना, ठीक है। तो PIP2 पर टूटता है IP3 और डैग में। PIP2 हमारा हाइड्रोफिलिक है, साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म से ER में जाता है, और ER पर जब पहुंचता है तो IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है जो ER पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो साइटोप्लाज्म में आता है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। डैग जो है मेम्ब्रेन पर रहता है और उसके साथ फोस्फेटिडाइलसिरीन भी बैठा होता है। फोस्फेटिडाइलसिरीन और डैग मिलके प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैल्शियम को सबसे पहले प्रोटीन काइनेज C को मेम्ब्रेन तक भेजना होता है, उसके बाद ही एक्टिवेशन हो सकता है। उसके बाद जो है लास्ट है आपका G-alpha-Q रह गया, आई थिंक, नहीं, G-alpha-12-13। G-alpha-12-13 क्वेश्चन नहीं आता है तो सीधा सीधा समझ लो, ये रो काइनेज को एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है रो काइनेज को, और रो काइनेज साइटोस्केलेटन की मूवमेंट कराता है। रो काइनेज साइटोस्केलेटन की मूवमेंट कराता है, जिसकी वजह से सेल मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से सेल मूवमेंट होती है। बस इतना कर लो, क्योंकि आपके लिए इतना ही आता है। G-alpha-12-13 जो है वो रो काइनेज को एक्टिवेट करता है, रो काइनेज साइटोस्केलेटन की मूवमेंट कराता है, जिसकी वजह से सेल मूवमेंट्स होती हैं। तो क्या क्या पढ़ा, एक बार जी प्रोटीन फटाफट रिवाइज करते हैं। जी प्रोटीन के 4 टाइप, GS, GI, GQ, G12-13। तो G-alpha-S क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज को जब एक्टिवेट करता है तो ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देता है। CAMP एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज A को, जिसकी वजह से फाइनल रिस्पॉन्स आते हैं, जैसे कि जीन ट्रांसक्रिप्शन। G-alpha-I इनहिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेज को, जिसकी वजह से CAMP कम होता है। CAMP कम होता है तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स करती हैं। G-beta-gamma-I जो है वो भी पोटेशियम चैनल्स को ओपन करता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स रिलैक्स होती हैं। G-alpha-Q एक्टिवेट करता है फोस्फोलाइपेज C बीटा को, जिसकी वजह से PIP2 पर ये अटैक करता है, IP3 और डैग में इनको तोड़ देता है। IP3 साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म से ER तक पहुंचता है, जहां पर IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आता है साइटोप्लाज्म में, एज ए रिजल्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद कैल्शियम जब इतना सारा हो जाता है तो प्रोटीन काइनेज C को मेम्ब्रेन तक भेज देता है। मेम्ब्रेन पर बैठे हैं डैग और फोस्फेटिडाइलसिरीन, जो मिलके एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज C को। प्रोटीन काइनेज C फाइनल रिस्पॉन्स लाता है, जैसे कि जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है। G-alpha-12-13 एक्टिवेट करता है रो काइनेज को, जिसकी वजह से साइटोस्केलेटन मूवमेंट होती है और फाइनली सेल मूवमेंट होती है। सो ये है GU, क्लियर है? जी प्रोटीन्स क्लियर है। इसमें एक पॉइंट और, जेफ तो पढ़ लिया, शिवालिका व्हाट इज जेफ। प्रोटीन ट्रैफिकिंग देखा है, उसमें इतनी बार जेफ समझाया है, देखा है पहले प्रोटीन ट्रैफिकिंग। आई आर दीज ऑल जी प्रोटीन्स वर्किंग सिग्नल, नो। जौन सा सिग्नल आएगा, GS का जो सिग्नल है वो अलग है, GI का अलग है, GQ का अलग है, 12-13 का अलग है, सबके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अलग है। जिसका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ जाएगा वो काम करने लग जाएगा, ये है। तो क्या होता है, अब सिग्नलिंग शुरू तो होगी, रोकनी तो पड़ेगी। चलाते रहोगे तो सेल खराब हो जाएगी ना। एक मशीन को बार बार चलाते हो तो वो खराब हो जाती है ना। तो इसी तरीके से सेल का भी, जो सेल की सिग्नलिंग है उसको भी रोकना जरूरी है। तो कैसे रुकती है जी प्रोटीन? G-alpha के पास है GTPase एक्टिविटी।
जी अल्फा के पास ही जीटीपीएस एक्टिविटी है, तो ये क्या करता है, जीटीपी हाइड्रोलिसिस कर देगा। जीटीपी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो क्या होगा, जी प्रोटीन इनएक्टिव, सिग्नलिंग स्टॉप। जी प्रोटीन inactive and ultimately signaling stop. एक बार में याद नहीं होगी, पहले बता रही हूं, एक बार में याद नहीं होगी, बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी तो ही सेल सिग्नलिंग याद होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जल्दी बताओ, क्लियर है? मुझे आगे एंजाइम कपल्ड कराने। If potassium channels open, potassium gets inside the cell. No. पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम सेल के बाहर जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होगी और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से रिलैक्सेशन होता है। पढ़ा था ना, जब सोडियम अंदर आता है डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन से कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहां पर क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन की वजह से रिलैक्सेशन होगा। चलो फटाफट करते हैं एंजाइम कपल रिसेप्टर्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है सर की क्लासेस के बाद। एंजाइम कपल रिसेप्टर्स जब बस पता होने चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा, तो वही काम करते हैं। एंजाइम कपल रिसेप्टर्स पर 3 टाइप हैं। एंजाइम कपल रिसेप्टर के 3 टाइप हैं। सबसे पहले प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। नेक्स्ट है साइटोकाइन रिसेप्टर्स, और फाइनली सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, साइटोकाइंस रिसेप्टर्स और सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या होता है, इस रिसेप्टर के पास टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी है, हैज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ऑफ इट्स ओन, खुद की एक्टिविटी है। काइनेज कल बताया था क्या करता है, फोस्फोराइलेशन करता है, तो ये रिसेप्टर क्या करता है, फोस्फोराइलेशन करता है, फोस्फोराइलेशन एट टायरोसिन रेसिड्यूज, टायरोसिन अमाइनो एसिड पर फोस्फोराइलेशन करता है। इसके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं वो हैं ग्रोथ फैक्टर्स, इसके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, इसके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, अगर कभी भी एक ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आए जिसके लास्ट में ग्रोथ फैक्टर लिखा हो, तो उसका जो रिसेप्टर है वो प्रोटीन टायरोसिन काइनेज होगा, टिक करके आ जाना, कोई वो नहीं है। ग्रोथ फैक्टर्स जो है इसके सिग्नलिंग फैक्टर्स होते हैं या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मेजरली काम करता है सेल ग्रोथ में, सेल डिवीजन में और सेल सर्वाइवल में, और सेल सर्वाइवल में, ये इसके काम है। साइटोकाइन की खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, नो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ इट्स ओन, खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में टायरोसिन काइनेज एंजाइम से जुड़ता है, एसोसिएट्स विद
साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज। साइटोप्लाज्म में टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम होते हैं उनके साथ जुड़ता है और ये मेजरली काम करता है इम्यून रिस्पॉन्स में। जिनको याद आ जाए, इम्यूनोलॉजी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ी सॉरी अभी। साइटोकाइंस क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं। आपकी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हुआ तो साइटोकाइन रिलीज होगा। आपकी बॉडी में कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जब आता है तो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं एंड इनके रिसेप्टर को साइटोकाइन रिसेप्टर कहते हैं, लेकिन इनके पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। ये साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर है, साइटोप्लाज्म में जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स होते हैं उनसे जुड़ते हैं। सीरीन थियोनिन काइनेज जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ इट्स ओन, खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। फोस्फोराइलेशन होता है या फिर सीरीन पे, फोस्फोराइलेशन एट सीरीन और थियोनिन, फोस्फोराइलेशन करते हैं सीरीन या फिर थियोनिन पर। सो ये हैं एंजाइम कपल रिसेप्टर्स, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिनके पास टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी है, खुद की है, अपनी है, और ये फोस्फोराइलेशन करते हैं टायरोसिन रेसिड्यूज पर, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स इसके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ये सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल सर्वाइवल में काम करते हैं। साइटोकाइन रिसेप्टर्स जो होते हैं इनके पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है। ये साइटोप्लाज्म में जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स होते हैं उनसे जुड़ते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स में इनका काम होता है। सीरीन थियोनिन काइनेज जो है सीरीन थियोनिन पर फोस्फोराइलेशन करते हैं एंड इनके पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। बताओ, क्लियर है? और सीरीन थियोनिन काइनेज का एग्जाम्पल है प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज सी। बताओ, इसी के साथ सेल सिग्नलिंग होती है खत्म। एंड यहाँ पर बहुत सारी फिगर्स हैं, देखो ये जीपीसीआर की फिगर लगाई है, आपको समझ में है उसके लिए। उसके बाद जीपीसीआर क्या करता है, लीगेंड आया, जीपीसीआर सिग्नल ट्रांसडक्शन रिस्पॉन्स, जीपीसीआर के जी एस एल्फा, जी आई एल्फा, जी ओलाफैक्टरी, अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, ये सारी चीजें हैं। तो सारी फिगर्स भी हैं जिससे आप समझ सकते हो बहुत सारी सिग्नलिंग को। जो डाउट्स हैं पूछ लीजिए, अदरवाइज रेडी टू वाइंड अप। सब लोग अपने अपने डाउट्स पूछ लो और अदरवाइज फिर वाइंड अप करते हैं। और फिर दोबारा वही बात बता रही हूं, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी लिखें कि जीपीसीआर किस चीज से एक्टिवेट होता है, वो सारी चीजें भी मेंशन है। तो फिगर्स देखोगे तो बहुत और सारी चीजें समझ में आएंगी। दोबारा बोल रही हूँ, सेल सिग्नलिंग को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तो याद होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बी वेरी क्लियर। क्वेश्चन कैसा आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले तो जो भी टाइप ऑफ सिग्नलिंग है वो कर लेना। 4 टाइप्स कराएं, टाइप ऑफ सिग्नलिंग चारों की चारों कर लेना। कौन सा लीगेंड हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक है, कौन सा मैसेंजर है, वो सारी चीजें याद रखनी है। उसके बाद सीक्वेंस जो है, जी अल्फा एस एक्टिवेट होने के बाद एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करा, प्रोटीन काइनेज को, ये जो सीक्वेंस है पाथवे का वो लर्न कर लेना। ये मेजरली इस स्लाइड में या इस लेक्चर में लिखी हुई एक एक स्लाइड सबको लर्न करनी है और उन पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आप सेल सिग्नलिंग का एक ही लेक्चर है उसको स्किप नहीं कर सकते हो। सेल सिग्नलिंग सबको करनी है और A to Z हर एक स्लाइड करनी है। क्लियर है? तो बताओ, वाइंड अप करें। जवाब ही नहीं दिया जा रहा भाई। 2 बार पूछा है, दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया है कि समझ में आया हाँ या ना, कुछ भी नहीं।
जल्दी जल्दी पूछो डाउट्स, पूछो डाउट्स भाई। कॉल्चिसिन क्या है? कॉल्चिसिन एक ड्रग है, एंटीबायोटिक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को रोकता है। रॉन्ग क्वेश्चन के एनालिसिस कैसे करें? जिस टॉपिक का क्वेश्चन रॉन्ग है उसी दोबारा जाओ उस पर और वहां से वो करो। जिस टॉपिक का क्वेश्चन गलत है उस टॉपिक पर जाओ, उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कहाँ गलती की है। स्नेयर प्रोटीन्स क्या है? जब वेसिकल फ्यूजन होता है तो वहां पर स्नेयर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। आई थिंक मैंने ये लिखा है, स्नेयर प्रोटीन्स को मैंने पूरा नहीं बताया, लेकिन ये जरूर लिखा है कि स्नेयर प्रोटीन्स जो होते हैं वो वेसिकल फ्यूजन कराते हैं। ऑर्फन रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर जिसका लीगेंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं पहचाना गया है, जिसका लीगेंड नहीं पता है, उसे ऑर्फन रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर पहचान लिया गया लेकिन उसके लीगेंड का पता नहीं लगा पाया, उसे ऑर्फन रिसेप्टर कहते हैं। चलो सो ये थी मेरी अभी के लिए लास्ट क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मुझे माइक्रोबायोलॉजी कराना है, जो आई थिंक मई में शुरू होगा या लास्ट जून में शुरू होगा। सो अब मैं आपको मिलूंगी थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। जोनुला एडहेरेंस क्या है? जोनुला एडहेरेंस एक प्रोटीन है जो आपके हेल्प करता है टाइट जंक्शन बनाने में। जो दास क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना कहीं वो क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, कहीं ना कहीं वो प्रोटीन उस लेक्चर में बताया गया है, और वही चीजें आप दोबारा पूछ रहे हो जो ऑलरेडी बताई गई हैं। कैंसर वाला टॉपिक जब माइक्रोबायोलॉजी शुरू करेंगे तब कर लेंगे। सो सिंस अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं नहीं आऊंगी क्लास में, सो बेटर है जिनको जो डाउट है उनको टैग कर देना प्लीज। जिनके जो डाउट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देना और मुझे टैग करके पोस्ट करना, ठीक है, ताकि मुझे वो दिखाई दे, ठीक है। तो बेटर है जिनको जो डाउट्स है प्लीज टेलीग्राम पे क्लियर कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर टैग करके डाउट्स डालना ताकि मुझे पता चले। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेशेंस, वर्क हार्ड, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।